सौतेली बहन बनी सौतन। संध्या, अरे ओ संध्या। जी माँ, बुलाया आपने? अरे समय का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे? 7 बज गए और अब तक तू बर्तन घिस रही है। चाय क्या दोपहर में नसीब होगी? नहीं माँ, बनाती हूँ। संध्या बीच में ही बर्तन छोड़कर चाय बनाकर मेज पर आती है, जहाँ बैठी श्रुति मुंह बनाकर बोलती है। आ गई महारानी अपनी लेट लतीफ चाय लेकर। इसका बस चले तो ये दाने दाने पर आफत कर दे। श्रुति, तुम मेरी बहन हो कि दुश्मन? हर छोटी बात का बखेड़ा क्यों खड़ा करती रहती हो? ये सुनकर मीनल संध्या को जोरदार चांटा मारकर कहती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात करने की? जन्मते अपनी माँ को निगल गई, फिर बाप को खा गई। एहसान मान मेरा, जो तुझे इस छत के नीचे रहने दे रही हूँ, वरना हाथों में कटोरा लेकर किसी मंदिर की सीढ़ी पर बैठी भीख मांग रही होती। श्रुति संध्या की सौतेली बहन है, जो उसे फूटे आंख नहीं देखना पसंद करती। अपने सौतेली माँ और बहन की ज्यादती से मन भर जाने पर मंदिर में बैठी संध्या बोलती है। भगवान, इस सौतेले रिश्ते को सौगात में देने से अच्छा तो मुझे अनाथ ही रहने देता। आज अपने ही घर में घुटन भरी जिंदगी जी रही हूँ मैं। मंदिर में खड़ी सौदामिनी संध्या को देखकर कहती है। भोले भंडारी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। ये लड़की गऊ के जैसी भोली है। अब यही बनेगी मेरी बहू और मैं इसे मुट्ठी में रखूंगी। अगले 2 दिन बाद सौदामिनी संध्या के घर शगुन लेकर आती है। जी कहिए। नमस्ते। मुझे आपकी बेटी संध्या भा गई है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। संध्या के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मेरे बेटे को नारियल और 1.25 रुपए देकर दामाद बना लीजिए। ये सुनकर मीनल की आंखें चमक उठती है और फिर, अच्छा है, बिना दान दहेज के अगर ये मंद बुद्धि इस बला को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहती है तो मेरी तो ठाठ हो जाएगी। मैं और मेरी बेटी इस घर में चांदी कटेंगे। मीनल संध्या की शादी के लिए हाँ कर देती है। दिन बीतते हैं और संध्या की शादी का दिन आता है। जैसे ही बारात गाजे बाजे के साथ उनके घर आती है, तभी संध्या की सौतेली बहन श्रुति जलकर कहती है। अरे माँ, ये तो रिच ही रिच है। देखो, दूल्हे की माँ सोने में तुली हुई है। मेरी सौतेली बहन को इतना रईस ससुराल मिले, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। अब कर भी क्या सकते हैं। मुई मंडप में बैठी है, तू जी मत जला। अगले ही पल संध्या और अनुभव की शादी हो जाती है। संध्या अपने नए सफर में बेहद खुश थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, मगर संध्या माँ नहीं बन पाई, जिसे देखकर सौदामिनी कुड़कुड़ाती हुई कहती है। पता नहीं कैसी बांझ बहू पल्ले पड़ी है। 2 साल हो गए मगर अब तक एक बच्चा ना दे सकी। मेरे ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं इसे बहू बनाकर लाई हूँ। दिन बीतते हैं और सौदामिनी मीनल से सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद मीनल श्रुति खुद के ही शतरंज के खेल का प्यादा बनकर अनुभव की पत्नी और अपनी बहन की सौतन बन जाती है। संध्या, अभी इसी वक्त अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लो। मगर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति पर मेरी सौतन की परछाई भी पड़े। संध्या चुपचाप अपना सामान लेकर अलग कमरे में रहने लगती है। फिर उसी रात, अनुभव, आप आ गए, बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। संध्या खाना परोसने के लिए जैसे ही प्लेट की ओर आगे बढ़ती है, इतने में श्रुति उसके हाथों से प्लेट छीनती हुई कहती है। दूर हटो, ये पतिव्रता पत्नी बनने का ढोंग बस करो संध्या। अनुभव पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं उनकी पत्नी हूँ। तुम मेरे पति की पत्नी नहीं, बल्कि मेरी सौतन हो, जो मेरे जीवन में जहर घोलने आई है। ये सुनकर अनुभव संध्या को जोरदार चाटा मारकर कहता है। बस संध्या, श्रुति मेरी बीवी है। तुम मुझे एक बच्चे का बाप नहीं बना सकी, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन को अपनी बीवी बनाया है। मुझ पर सिर्फ श्रुति का हक है, आए समझ में? अनुभव अपने अंदर की भड़ास निकाल कर चला जाता है। तभी श्रुति ताने मारते हुए कहती है। संध्या, माना कि तुम मेरी सौतेली बहन हो, मगर जब मुझे पता चला कि मेरी बांझ बहन अपने ससुराल वालों को एक बच्चा भी ना दे सकी, तो मुझे तुम्हारी सौतन बनना ही पड़ा। देखो मुझे, मैंने तुम्हारी मांग का सिंदूर और पति दोनों छीन लिया और तुम कुछ न कर सकी। सौतेली बहन के ताने तीर की तरह संध्या के मन को छल्ली कर जाते हैं। समय बीतता जाता है। इसी बीच श्रुति गर्भवती हो जाती है। मुबारक हो माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? बहू तो सच बोल रही है।
मेरा बेटा बाप बनने वाला है। क्या हुआ संध्या, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? देखिए माँ जी, मेरे पाँव भारी क्या हुए, मेरी सौतन के सीने पर सांप लौट रहे हैं। तुम अपनी बहन को समझ ही नहीं सकी श्रुति। जिस सुहागन ने हंसते हंसते अपने सिंदूर का बंटवारा भी अपनी बहन से कर दिया, तो भला उसे ये खुशी क्यों खलेगी? हाँ हाँ, बंद भी कर अपनी सफाई पेशी। आज से तुझे मेरी बहू और उसके बच्चे का खास ख्याल रखना है। अपनी सारी खुशी छिन जाने के बाद भी संध्या बगैर किसी बैर भाव के साथ अपनी गर्भवती सौतन का ख्याल रखती है, मगर श्रुति के मन का मैल अभी कहाँ मिटा था। श्रुति, ये लो, फल काट कर लाई हूँ, इसे खा लो। इसके बाद संध्या रसोई में चली जाती है और श्रुति कहती है, चीकू, क्या तुम अपनी होने वाली मम्मी की चालाकी देखना चाहोगे? चलो, आज मेरी सौतेली बहन को मजा चखाते हैं। श्रुति उन फलों को खिड़की से बाहर फेंककर मेज पर रखे कच्चे पपीते को काट लेती है। माँ जी, अनुभव, जल्दी यहाँ आइए। अरे क्या हुआ बहू? ऐसी हालत में इतना चीखेगी चिल्लाएगी तो बच्चे की नस में खींचातानी हो जाएगी। माँ जी, ये देखिए, संध्या ने मुझे कच्चा पपीता काटकर खाने के लिए दिया है, ताकि मैं और मेरा होने वाला बच्चा दोनों मर जाए। श्रुति, अपनी सौतेली बहन पर इतना बड़ा लांछन न लगाओ। तुम्हारी कोख उजाड़कर या फिर तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? बदला, क्योंकि तुम मुझे सौतन समझती हो और इसीलिए मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। श्रुति की चिकनी चुपड़ी चाल का अनुभव पर असर होना शुरू हो जाता है और वो संध्या को बहुत मारता है। दिखा दी ना सौतन की डाह, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को मारना चाहती है तो अब भुगत। माँ, मुझे मत मारो। ऐसे ही रोजाना संध्या अपनी सौतेली बहन के साजिश का शिकार होती। कभी सास का सताव तो कभी पति की पिटाई सहना रोज की बात हो गई थी। देखते ही देखते श्रुति प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आ गई थी। माँ जी देखिए, मेरी इस बहन ने जानबूझकर फर्श पर पानी बिखरा हुआ छोड़ दिया ताकि मैं गिरकर मर जाऊं। मरे तेरे दुश्मन बहू। अरे ओ मेरी बांझ बहू, चलिए फर्श साफ कर, मैं मंदिर जा रही हूँ। जी माँ जी। सौदामिनी के जाने के बाद श्रुति अपनी बहन को ताने मारते हुए कहती है, कितनी अच्छी लग रही है मेरी सौतेली बहन, मेरे पैरों में पड़ी सफाई करती हुई। अजीब है ना, मैं तुम्हारी मांग का सिंदूर छीनकर तुम्हारी सौतन बन गई और सारा दिन तुम नौकर की तरह मेरे इशारे पर नाचती हो। वैसे अपनी सौतेली बहन को अपने पति की बाहों में देखकर जिया तो जलता ही होगा। जानती हो श्रुति, एक औरत अपना सब कुछ बांट सकती है मगर सुहाग कभी नहीं। मगर मैंने तुम्हें अपना सेज, सुहाग, सिंदूर, श्रृंगार सब दे दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ। अगर अपने जिस्म का कतरा बेचकर भी मुझे तुम्हारी खुशियाँ खरीदनी पड़ती तो भी तुम्हारी बहन नहीं चूकती। अपनी बहन के मन की बात जानकर श्रुति की आंखों में आंसू उतर आते हैं। तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। माँ, क्या हुआ श्रुति? शायद इसे दर्द शुरू हो गया है। श्रुति, गहरी सांस लो, अपनी बहन पर भरोसा रखो। संध्या झटपट से श्रुति को लेकर अस्पताल पहुंचती है। श्रुति का हाथ सारे रास्ते संध्या के हाथों में होता है। कुछ देर बाद श्रुति एक बेटे को जन्म देती है। इतने में अनुभव और सौदामिनी वहां आ जाते हैं। चारों तरफ चहल पहल की गुंजन खिल उठती है। शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया मुझे नहीं, अपनी दूसरी बीवी को बोलिए जो इन्हें वक्त रहते यहाँ लेकर आ गई, क्योंकि इनके शरीर का सारा पानी बह गया था, वरना ये खुशी का दिन आप देख नहीं पाते। इतने में संध्या अंदर आती है। संध्या दीदी, मुझे माफ कर दो। जलन में आकर तुम्हारी सौतन बन बैठी, तुम्हारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। भगवान मुझे नर्क में भी जगह नहीं देगा। श्रुति, खुद को दोष मत दो, बीती बातों को भुलाने में ही भलाई है। उस दिन के बाद से दोनों सौतेली सौतन बहन सहेली बनकर एक ही छत के नीचे रहने लगती है। शोभा अपने 2 बेटों मिहिर और प्रणव के संग बिलासपुर गांव की सीमा में रहा करती थी। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद शोभा ने अपने दोनों बेटों को अकेले ही पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया। एक रोज शोभा अपने बेटों से कहती है, प्रणव, मिहिर, अब तुम दोनों सयाने हो चुके हो, वक्त हो चला है तुम्हें शादी के बंधन में बंधने का। प्रणव, बड़ा बेटा होने के नाते पहले तेरी शादी होगी। ठीक है माँ। शोभा अपने बेटे के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है, जो कि गौरी नाम की लड़की पर खत्म होती है।
शोभा गौरी का गोरा रंग और उसकी सुंदरता को देखकर बिना किसी सोच विचार किए सप्ताह भर के भीतर ही उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। गृह प्रवेश के दौरान बिंदिया कहती है, अरे शोभा बहन, तुम्हारी निगाह की तो दाद देनी पड़ेगी। बहू का चेहरा तो चांद के टुकड़े के जैसा है। 100% सच कहा तूने बिंदिया। गौरी बहू का गोरा दूधिया रंग, तीखे नए नक्श इसके सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। अरे बस बस, अब बंद भी करो मेरी बहू की सुंदरता का बखान करना। क्यों बेचारी को नजर लगाने पर तुली हो तुम लुगाई। रस्मों के खत्म होने के बाद गौरी अपने कमरे का रुख करती है। अगली सुबह शोभा घड़ी की ओर ताकते हुए कहती है, आज मुझे उठने में इतनी देरी कैसे हो गई। शोभा आंख मीचते हुए कमरे से बाहर आकर रसोई घर को निहारते हुए कहती है, अरे नई नवेली बहू के रहते भी रसोई घर इतनी उदास पड़ी है, आखिर ये है कहाँ। तभी नाइट ड्रेस पहनकर अंगड़ाई लेते हुए गौरी वहां आकर कहती है, गुड मॉर्निंग सासू मॉम, जरा जल्दी से मेरे लिए ब्लैक टी बना दीजिए विदाउट शुगर। अरे बहू, ये कैसा बेढंगा पहनावा पहनी हुई है तू। और बहू के रहते सास कब से खाना पकाने लगी। घर की बहू होने के नाते ससुराल को संवारना तेरी जिम्मेवारी है। सासू माँ, मैं कोई सतयुग की सीता नहीं, मैं आपकी बहू हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझ पर बंधक बंदिशें लगाएं। घरेलू कामकाज करके मुझे रूप की रौनक नहीं बिगाड़नी, इसलिए ये चूल्हा चौका आपको ही मुबारक हो। गौरी अपने गोरे रंग का गुमान दिखाकर रसोई घर से चल देती है। मिहिर गौरी का घमंडी स्वभाव देखकर घरेलू झमेलों से दूर शहर आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात काजल से होती है। काजल एक काली भद्दी लड़की है, मगर उसका दिल आईने की तरह साफ है। शायद यही कारण था कि मिहिर उसके प्यार में पड़ गया, और प्यार में पड़े दोनों मुसाफिर शादी की नाव में सवार होकर बिलासपुर का सफर तय करके एकदम सवेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इतने सवेरे कौन आया है आखिर। दरवाजा खोलकर शोभा कहती है, मिहिर, मेरा बेटा, तू लौट आया। बिना बताए एकदम से शहर चला गया, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। माँ, इससे मिलो, ये मेरी पत्नी और आपकी बहू काजल है। ये सुनकर शोभा काजल को सिर से पांव तक निहारती हुई नाक भौएं सिकोड़ते हुए बेबाक स्वर से कहती है, अरे बौरा गया है क्या। शहर की सारी सुंदर लड़कियां मर गई थी क्या, जो तू इस काली कुरूपा को ब्याह लाया। अरे तेरा और इसका क्या मेल है। माँ, मैंने काजल की सूरत देखकर नहीं, बल्कि उसकी सुंदर सीरत को देखकर परख कर ही ये शादी की है। देवर जी, आप अपनी ब्लैक टी बीवी के बचाव में चाहे कितनी दलीलें दे दीजिए, मगर हमारा शरीर सुंदरता के बिना अधूरा है। अरे मुझे तो ये चिंता सताई जा रही है कि इस काली बहू की मुंह दिखाई आखिरकार कैसे करूंगी। अरे मैं तो अभी कहती हूँ मिहिर, इस काली कमली को शहर के किसी अंधेर गली छोड़ाओ। माँ, आपकी पसंद से शादी करके भैया भुगतान कर रहे हैं। सुंदर बीवी का गुमान सहने से बेहतर साधारण बीवी का होना है। मिहिर की महज बातों से ही शोभा चुप्पी साध लेती है। अगले दिन सवेरे के 4 बजते ही काजल की आंख खुल जाती है। सवेर का पहर हो चला है, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। जहां सभी जन नींद के आगोश में थे, काजल भोर को उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है और चाय लेकर शोभा के कमरे में आकर उसे जगाते हुए कहती है, सासू माँ उठिए, सुबह हो गई है, चाय लाई हूँ। शोभा आंख मलते हुए उठकर बुदबुदाते हुए कहती है, अरे ये गौरी बहू टेढ़ी खीर से सीधी कैसे हो गई। बिछौने पर चाय पीने वाली आज मेरे लिए चाय बनाकर लाई है। जैसे ही शोभा पूरी आंखें खोलती है तो काजल को देखकर भौचक्की रह जाती है। अरे ओ कोयल की खादान, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है। चाय लाई हूँ माँ जी, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाइए, नाश्ता तैयार है। शोभा नीचे आकर घर को देखते हुए खुद से कहती है, सास की जितनी भी आस मैंने गौरी बहू से लगाई थी वो आज साकार तो हुआ, मगर मेरी इस काली बहू के हाथों चमचमाता घर, जगमगाता मंदिर और ससुराल को संवारने की चाह। लेकिन अगर ये सब इसका ढोंग निकला तो दूध का चला छाछ भी फूंक कर पीता है। समय गुजरता है। काजल बहू का बखूबी फर्ज अदा कर रही थी। वो सूर्यास्त से सुबह को उठने से लेकर देर रात तक एक पैर पर नाचती रहती। आखिर में काजल ने अपनी सास के दिल में जगह बना ली थी। अपनी इस नासमझ सास की कही अनकही बातों को भुला देना। मैंने हमेशा तेरे काले रूप को लेकर ना जाने तुझे कितनी ही बातें सुनाई,
इस बीच मैं ये भूल गई, स्वयं शिव शंभू से लेकर हजारों गोपियों का आकर्षण केंद्रित करने वाले कृष्ण भी सांवले सूरत के वारिस थे। कोई बात नहीं सासू माँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। देखना अब मैं इतने धूमधाम से तेरी मुंह दिखाई करूंगी कि सारा गांव देखेगा। ये सुनकर गौरी काजल की खिल्ली उड़ाकर कहती है, सारा गांव तो देखेगा ही ना सासू माँ, आखिर काली बहू की मुंह दिखाई जो ठहरी। देखना सासू माँ, कहीं इस नकुशा के काले रंग और नैन नक्श देखकर औरतें बीच मुंह दिखाई से भाग ना जाएं तो कहना। काजल के लिए बुरी बातें सुनकर शोभा बिगड़ते स्वर से कहती है, बस गौरी बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि काजल को नीचा दिखाओ। जेठानी जी, इस गोरे रूप का बखान करके कुछ हासिल नहीं होगा। सुंदरता एक उम्र के बाद ढल जाती है, मगर इंसान का आचरण उसके चले जाने के बाद भी लोगों के जहन में जिंदा रहता है। अरे ओ मेरी सास की काली बहू, बस करो ये बक बक बकैती। शोभा काजल की मुंह दिखाई के लिए सारा घर सजाने के बाद सभी औरतों के अपनी काली बहू की मुंह दिखाई का न्योता दे आती है। इधर गौरी षड्यंत्र बुनते हुए कहती है, सासू माँ का जरा सा साथ क्या मिल गया है, ये कोयला खादान तो काले अंगूर के जैसे झाड़ पर चढ़ गई है। गौरी को खबर नहीं थी कि उसकी सास और काजल उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। माँ जी, अब जेठानी जी को उनकी ही जुबान में सबक सिखाना होगा। गौरी के सो जाने के बाद काजल और शोभा उसके चेहरे की बुरी काया पलट कर देती हैं। सवेरे गौरी उठकर जैसे शीशे के सामने आती है तो अपना बुरा भद्दा चेहरा देखकर चीख पड़ती है, मेरा ये चेहरा क्या है, मैं इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। अरे जेठानी जी, ये एकाएक आपका चेहरा कैसे बिगड़ गया? नहीं नहीं, मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकूंगी। गौरी को ऐसे बेसहाय देख काजल कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, चंद पल भी ये काले बद्दे चेहरे का बोझ झेला ना गया? अब पता चला आपके बुरे शब्द मेरे जज्बात और जमीर को कैसे भेदने का काम करती हैं। काजल, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे काले चेहरे का बुरा बखान किया, मगर आज मुझे सबक मिल गया है। झूठी शोभा और व्यर्थ की सुंदरता से बढ़कर औरतों का सच्चा श्रृंगार उनकी सुंदर सोच है। हर इंसान में खूबी और खामी का होना लाजमी है, क्योंकि भगवान ऐसा ना करते तो इंसान की सुंदरता और रुतबा उन्हें बहुत ऊंची करना सिखाता है। काजल के सफल प्रयास से उसने अपनी सास और जेठानी दोनों के मन को मोह लिया। आखिरकार आज काजल की मुंह दिखाई है, जिसके मौके पर उसने अपनी सास की पुश्तैनी शादी की साड़ी पहनी है। इसी के साथ काली बहू की मुंह दिखाई होती है, जहां पड़ोस की कुछ औरतें आकर काजल का रूप रंग देखकर काफी भला बुरा बोलती हैं, लेकिन तभी काजल की जेठानी गौरी और सास शोभा औरतों की बोलती बंद कर देती है। अपने प्रति जेठानी और सासू माँ का ये बर्ताव देख काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तीनों गले मिलकर खुश होती हैं। हरिया दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जब घर पर लौटा तो उसका भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो सबसे पहले अपनी पत्नी से कहता है, अरे लीला, खाने में क्या बनाया है? अरे बहुत जोर से भूख लगी है जी। अजी, खाने के लिए क्या बनाती, घर में तो राशन ही खत्म हो गया है। अच्छा, राशन खत्म हो गया है का? अरे कौनो बात नहीं, हम अभी इंतजाम करता हूँ। हरिया अपने गांव के लाला की दुकान पर जाता है और उसे थोड़ा बहुत राशन उधार ले आता है। ये लो लीला, अब जल्दी से जो है कुछ खाने के लिए बना लो। मैं और मेरी बेटी राधा सुबह से भूखे हैं। माँ, मैं लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ, आप खाने की तैयारियां कर लो। ऐसा कहकर राधा जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है, लेकिन राधा को लकड़ियाँ काटते हुए एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, लगता है कोई औरत रो रही है। राधा आवाज का पीछा करते करते एक विशाल पेड़ के पास पहुंच जाती है। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठकर रो रही होती है। राधा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे अम्मा, क्या हुआ? आप तो परेशानी में लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब तुम्हें क्या बताऊं बेटिया, मेरी बहू और मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ये कुछ बर्तन बेचकर मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन आजकल तो कोई बर्तन भी नहीं खरीदता। ऊपर से भूख से जान सूख रही है मेरी। अरे अम्मा, आप तो सच में बहुत परेशानी में हो। आप एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं,
आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हो तो मेरे साथ चलो। मेरी माँ खाना बना रही है, आप भी खा लेना। राधा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो अपने माता पिता को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है। शाबाश बेटा, ऐसे ही लोगों पर जो है दया करनी चाहिए, ठीक है, और गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। लीला थोड़ी ही देर में खाना बना लेती है, जिसके बाद वो सभी को खाना परोसती है। हरिया उस बूढ़ी औरत को अपने साथ ही बिठाता है और सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते ही बूढ़ी औरत अचानक से एक देवी के रूप में बदल जाती है। तुम लोग बहुत दयावान और दयालु हो। तुमने मेरी मदद की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? साक्षात देवी माँ के दर्शन हो गए हैं, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। देवी माँ अपना हाथ ऊपर उठाती है, जिसके बाद उनके हाथों से रोशनी निकलती है। वो रोशनी राधा, हरिया और लीला की थाली पर जाकर गिरती है और कुछ ही देर में तीनों थालियां सोने से सुनहरी बन जाती है। ये कोई मामूली थाली नहीं, बल्कि ये जादुई थाली है। इन थालियों की वजह से अब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन इन थालियों का जादू हमें कैसे पता चलेगा? ऐ जादुई थाली, अगर तुम जादुई हो तो हमें अपना कमाल दिखाओ। लीला के इतना कहते ही उसकी थाली से सोने के गहने निकलने लगते हैं। हरिया की थाली से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। वहीं राधा की थाली से खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं। अरे वाह, अरे तो चमत्कार हो गया। अरे ऐसा चमत्कार तो हमने जिंदगी में कबहू देखा ही नहीं किया है। ये तो सचमुच चमत्कार ही है। देवी माँ ने तो हमारी सभी परेशानियों को दूर ही कर दिया है। माँ, क्या ये सब असली है? हाँ बेटी, ये सब असली है। चलो अब इसे संभाल कर रख देते हैं। लीला और राधा दोनों मिलकर सोने के गहने और चांदी के बर्तनों को संभाल कर रख देती हैं, जिसके बाद वो उन सभी पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और उसमें रहने लगते हैं। एक दिन हरिया लीला से कहता है, लीला, जब हमारे पास जादुई थाली है तो क्यों ना हम उसकी मदद से अपनी खुद की कोई दुकान खोल लें। आप सही कहते हो। अगर हम इन चांदी के बर्तनों को बेचेंगे तो हमारी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी। हाँ लीला, तुम एकदम सही कहती हो, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे सोने चांदी के बर्तन चाहिए होंगे और खूब सारे पैसे भी। ऐसा सोचकर हरिया और लीला तीनों जादुई थाली को एक साथ रखते हैं और कहते हैं, ए जादुई थालियों, अगर तुम जादुई हो तो अपना कमाल दिखाओ। इतना कहते ही उन तीनों जादुई थाली के अंदर से सोने के गहने, चांदी के बर्तन और खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं। अब मैं अपनी खुद की बर्तनों की दुकान खोल सकता हूँ, जिसमें मैं जो है अपने चांदी के बर्तन बेचा करूंगा। हरिया उन पैसों से एक दुकान खरीद लेता है, जिसके बाद वो उस दुकान के अंदर सारे चांदी के बर्तन रख लेता है और अपनी दुकान चलाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसके चांदी के बर्तन की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। अरे वाह, अरे मेरी दुकान में तो लोगों की भीड़ लग गई है जी, और सभी को मेरे चांदी के बर्तन बहुते पसंद आ रहे हैं और आज तो कमाई भी अच्छी हो रही है। हरिया बहुत खुश होता है। शाम को जब वो घर वापस लौटता है तो अपनी बेटी राधा के लिए चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो लेकर आता है। राधा बिटिया, तुम हमेशा मुझसे जो है चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो मंगवाया करती थी ना, लेकिन पैसों के चलते तुम्हें कभी दिलवा नहीं पाता था। ई लो, अब तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकती हो। अरे वाह पिताजी, इन्हें देखते ही मुंह में पानी आ गया। आप तो बहुत अच्छे हो। अपनी बेटी को चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो देने के बाद हरिया लीला के पास जाता है। लीला, अब हमारी बेटी जो है इस शादी के लायक हो गई है, तो हमें जो है इसकी शादी करवा देनी चाहिए। क्या कहती हो? शादी के लिए तो हमें बहुत सारा पैसा और खूब सारे सोने के जेवर चाहिए। चिंता क्यों करती हो? देवी माँ का आशीर्वाद के चलते हमारे पास देवी माँ की जादुई थालियां हैं ना, उसकी मदद से हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। काहे टेंशन ले रही हो? ऐसा कहकर हरिया तीनों जादुई थालियां निकालता है और उन थालियों से कहता है, ए जादुई थालियों, अगर तुम जादुई हो तो अपना कमाल दिखाओ। हरिया के इतना कहते ही जादुई थालियों के अंदर से सोने के गहने, चांदी के बर्तन और खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं, जिसके बाद हरिया उन सभी को इकट्ठा कर लेता है और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। बेटी राधा,
अब जो है तुम दूसरे के घर की अमानत हो, ठीक है। दूसरे के घर जाकर उस परिवार को अपना ही परिवार समझना और वहाँ जो है हमेशा खुश रहना। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगी और अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझूंगी। हरिया और लीला अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर देते हैं। बेटी के विदा करने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आता है जो उनके पास भीख मांगने आता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, मेरा पूरा परिवार जो है भूखा प्यासा है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है बहुत दिन से, कुछ दे दो बेटा। उस बुजुर्ग आदमी की हालत देखकर हरिया और लीला को उस पर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जादुई थाली उस बुजुर्ग आदमी को दे देते हैं और बिना जादुई थाली के वो अपने जीवन को खुशी खुशी बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादुई थाली पाकर वो बुजुर्ग आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर उस जादुई थाली का लाभ उठाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। मिताली हड़बड़ाती हुई कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कमरे में आती है। नायरा, अब तक तेरी लीपा पोती पूरी नहीं हुई। बारात लड़के वालों के घर से घंटा भर पहले निकल गई है। माँ, सारी गलती सरासर आपकी है। किसने कहा था आपको सस्ती पार्लर वाली बुक करने को? देखो, पूरा का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया उसने आपकी बेटी का। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से मेकअप करके मंडप में आती हूँ। नायरा जल्दी से मेकअप करके अपनी माँ मिताली के साथ मंडप में आती है। तभी बारात गाजे बाजे की गूंज के साथ दरवाजे के अंदर आती है और दूल्हे के सहरे में सजा दीक्षांत जैसे ही मंडप की तरफ बढ़ता है कि उसकी भाभी चांदनी उसकी शेरवानी सही करती है। अरे जरा ठहरिए देवर जी। हाँ, ये हो गई आपकी शेरवानी सही। चांदनी को दीक्षांत के इतने करीब देखकर नायरा कुड़कुड़ाती हुई अपनी माँ से बोलती है। माँ, कौन है ये चांडाल चुड़ैल? देखो तो कैसे सूट बूट सही करने की बहानेबाजी से मेरे दीक्षांत के करीब चिपके हुए है। पता नहीं पर ये नियत की खोटी नजर आ रही है। अरे बावली हो गई है क्या? जो जी में आ रहा है बक रही है। अरे वो तेरी जेठानी है, दामाद जी की भाभी। अपनी माँ की फटकार सुनकर नायरा चुप हो जाती है, जिसके बाद नायरा और दीक्षांत जैसे ही जयमाले के लिए स्टेज पर चढ़ते हैं, चांदनी भी दीक्षांत के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। हेलो नायरा, मैं चांदनी हूँ, दीक्षांत की भाभी और नाते में तुम्हारी जेठानी। जानती हूँ जेठानी जी। अब अगर आपने अपना परिचय दे दिया तो नीचे उतर जाइए। नायरा का उखड़ा हुआ रवैया देखकर चांदनी चिढ़कर नीचे उतर जाती है, जिसके बाद जयमाले की रस्म पूरी हो जाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त चांदनी अपनी देवर और देवरानी के बीच में जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर नायरा बोलती है। जेठानी जी, बाकी की गाड़ियां तो बिल्कुल खाली पड़ी है, फिर भी आप हमारे बीच आकर बैठ गई। हाँ, वो हुआ यूं देवरानी जी कि सारी गाड़ी पहले ही ससुराल के लिए रवाना हो गई और मैं पीछे छूट गई। फिर बच गई थी दूल्हे की गाड़ी, इसलिए इसमें सवार होना पड़ा। हाँ नायरा, वैसे भी कुछ ही देर की बात है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की आंखें पढ़ते हुए मन ही मन फुसफुसाना शुरू कर देती है। बहुत तेवर दिखा रही थी स्टेज पर। शायद तुम्हें पता नहीं देवरानी जी, चांदनी क्या चीज है। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम अपनी जेठानी को यहाँ देखकर राख हो रही हो। अच्छी चाल चली है जेठानी जी, मगर अब तक तुमने अपनी देवरानी का दाव देखा नहीं। बस अब मुझे ये जानना है कि जेठानी जी के दिमाग में दीक्षांत को लेकर कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है। अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो इसी राख में तुम्हें खाक न किया तो मैं भी नायरा नहीं। कुछ ही देर में गाड़ी नई बहू के ससुराल के बाहर आकर रुकती है, जहां आरती की थाली लिए खड़ी सास बोलती है। नई बहू, इस कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेलकर भीतर आ जा। जी माँ जी। इतने के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हो जाती है, मगर चांदनी की नजर अभी दीक्षांत पर टिकी थी। ये जेठानी जी दीक्षांत को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है, जैसे खा ही जाएगी। जी तो कर रहा है कि जेठानी जी की आंखें नोचकर चील कौओं को खिला दूं। अरे क्या हुआ नई बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? दीक्षांत ने तुझे हरा दिया। जाने दीजिए माँ जी, शायद मेरी देवरानी जी शय को मात देना नहीं जानती। जी नहीं भाभी, आप अपनी देवरानी को कच्ची खिलाड़ी समझने की भूल कर रही है। मुझे खेलना भी आता है और जो मेरा है उसे छीनना भी आता है।
अपनी देवरानी के जवाब सुनकर चंड जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है और शादी की रात जैसे ही नायरा दीक्षांत के करीब आने की कोशिश करती है तभी दीक्षांत उसे दूर करते हुए कहता है। अपने पति का बेरुखा बर्ताव देखकर नई बहू के मन में खिटपिट शुरू हो जाती है और अगली सुबह जेठानी उसे छेड़ते हुए बोलती है। क्या हुआ नायरा, शादी की पहली सुबह ही तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? लगता है देवर जी के कांधे का तिल देखने को नहीं मिला क्या? अपने चंट जेठानी की ये बात सुनकर नायरा भौहें चढ़ाकर सुलगते हुए कहती है। ये बात आपको कैसे पता जेठानी जी? मुझे तो बहुत कुछ पता है, पर छोड़ो। नायरा वहां से फुसफुसाते हुए अपने कमरे में चली आती है और चिल्लाकर बोलती है। शर्ट उतारो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देख क्या रहे हो? शर्ट उतारो। अरे सुबह सुबह जुनून जाग गया क्या? कम से कम ये तो देख लो कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं कोई तुम्हारी इज्जत नहीं छीन रही, कुछ देखना है सीधे खड़े रहो और शर्ट उतारो। जैसे ही दीक्षांत शर्ट के बटन खोलता है उसके कंधे पर वही तिल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आग बबूला होकर सभी को बुलाहट देती है। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, कहाँ है? सभी जल्दी से यहाँ आइए। अरे क्या हुआ नई बहू, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है? हाँ देवरानी जी, ये तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हुआ पड़ा है? पहेलियां मत बुझाओ जेठानी जी। आप जो मेरी सौतन बनी बैठी हैं, तो भला मेरे चेहरे पर खुशियां कहाँ से होगी? नायरा तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ जेठ जी, मगर शायद आपको पता नहीं कि आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी अपने देवर के साथ सेटिंग करके मेरी सौतन बनी बैठी है। अरे नई बहू, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के बराबर होता है और तू इन्हीं पर लांछन लगा रही है। तेरे पास कोई सबूत है? माँ जी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जेठानी जी को कैसे पता कि मेरे पति के कंधे पर तिल है? अरे घनचक्कर, देखा होगा कभी दीक्षांत को बॉडी बनाते। बेवकूफ, बात का पतंगड़ बना दिया। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर और चाय बना, सवेरे सवेरे सर में दर्द दे दिया। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं और चंड जेठानी कहती है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ झूठी हवा दी थी देवरानी जी, मगर तुम तो सचमुच में सुलग गई। इस तरह देवर और जेठानी के चक्कर की बात कुछ दिनों में दब जाती है, मगर कहते हैं ना कि सच को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न करो, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। एक रात नायरा को गहरी नींद में पाकर दीक्षांत कमरे से निकलकर अपनी भाभी के कमरे में आता है। तभी नायरा खिड़की पर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है। कितनी देर लगा दी दीक्षांत, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या करूं यार, वो नायरा रात भर उल्लू की तरह जगराता किए रहती है, वरना दीक्षांत चांदनी से अकेले मिलने का चांस छोड़ता है क्या? जमाने के लिए भले ही भाभी माँ के समान होती है, मगर इस दीवाने देवर के लिए तो तुम दिलरुबा हो। दोनों देवर भाभी इस बात से बेखबर थे कि बाहर खड़ी हुई नई बहू ने फोन में उनकी पूरी वीडियो बना ली है, जिसके बाद सभी लाइट जल उठती है और ससुराल के लोग वहां जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों देवर भाभी शर्म से तरबतर हो जाते हैं। संजीव, आप? क्या हुआ चांदनी, शब्द साथ नहीं दे रहे हैं ना? हा? तुम जैसे बेशर्म लोगों ने रिश्तों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। और दीक्षांत, तू तो मेरा सगा भाई था ना, फिर तेरे कदम कैसे डोल गए? इससे पहले कि दीक्षांत अपनी सफाई पेश करता, गिरधारी उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। नामुराद, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खून का कतरा मेरे मुंह पर कालिख पोत देगा। निकल जाओ यहां से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। नायरा मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं बहक गया था। तुम बहक गए थे इसलिए कि तुम मर्द हो? हाँ, अगर यही गलती मुझसे हुई होती तो क्या तुम मुझे अपनाते? शायद नहीं। इसीलिए आज मैं सुहाग और स्वाभिमान में से अपने स्वाभिमान को चुनती हूँ। जो इंसान एक बार बहक सकता है वो बार बार उसे दोहराए पर नजर आता है। मैंने कहा था ना जेठानी जी, मैं आपका पर्दा फाश करके रहूंगी। आज आपका कच्चा चिट्ठा सभी के सामने है। इतने के बाद नायरा सभी रिश्ते नाते तोड़कर ससुराल से चली जाती है और संजीव भी चांदनी से तलाक ले लेता है। मगर देवर भाभी का एक गलत रिश्ता 4 जिंदगियां बर्बाद कर देता है। कड़वा कथन है, मगर रिश्तों की डोर उस कच्चे धागे की जैसे होती है जो भरोसे के गांठ पर टिकी होती है, जिसे बनाने में जिंदगी बीत जाती है मगर टूटने में सिर्फ एक लम्हा लगता है।
नदी के बाहर सारे हाथ पकड़कर। कुछ नहीं बचा अब हमारे जीवन में। जीने के लिए मजबूरन हमें ये कदम उठाने ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, आखिर ये भी कितना परेशान होंगे और मेरे मासूम बच्चे उनकी भूख कैसे मिटाएं। इसीलिए हमें इस कदम को उठाना ही होगा। माँ, पाखी, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी न कर सका। गरीबी हम पर इतनी हावी हो गई कि अब हमें आत्महत्या करनी होगी। हम सब अपनी जान दे देंगे इस नदी में कूदकर। ये कहते ही गरीब लाचार परिवार नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर आगे क्या होगा, कहानी में जानने के लिए बने रहिए। अपनी जान देने के बाद वो गरीब परिवार भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और कहते हैं, लगता है मरने के बाद हमें भूत और चुड़ैल का जीवन मिला है और शायद इस नदी के अंदर ही अब हमें रहना होगा। हाँ माँ, अब हम यहीं रहेंगे। मम्मी पापा, मुझे और निधि को बहुत भूख लग रही है, कुछ करो ना। इतने में निधि मछलियों को पकड़कर खा जाती है। उसे देखकर विक्रम भी ऐसा ही करता है और भूतिया परिवार भी कुछ दिनों तक नदी के अंदर के जीव जंतु ही खा जाते हैं। फिर एक बार नदी के किनारे कुछ लोग नाव में बैठकर घूमने आते हैं। अरे यार, आज बड़े टाइम बाद हमें फिशिंग करने का टाइम मिला है। देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करता है। और देख ले कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करेगा। दोनों नाव में बैठकर अपनी फिशिंग रॉड फेंकते हैं मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कांटा चुड़ैल के दोनों बच्चों के कपड़ों में फंस जाता है और वो कहते हैं, माँ माँ बचाओ, देखो ना माँ क्या हो गया है। मम्मी पापा जल्दी से बचाइए, कोई हमें ऊपर खींच रहा है। इन इंसानों की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की। अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैन से ये लोग हमें नदी के अंदर भी नहीं जीने दे सकते। चलो इन लोगों को ही आज हम अपना चारा बनाएंगे। ये कहते ही दोनों भूतिया पति पत्नी अपने बच्चों के कपड़ों में से उस कांटे को निकालकर उसे अंदर की ओर खींचते हैं। दोनों लड़के नाव से गिरकर अंदर आ जाते हैं। वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। इतने में चुड़ैल और भूत उनका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे को परेशान किया तुमने, मेरे बच्चे को खाना चाहते हो तुम मछली समझकर, अब हम तुम्हें खाएंगे। बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को। चुड़ैल, भूत, अरे इस नदी के अंदर तो भूत और चुड़ैल है। अरे बचाओ हमें कोई। हमें नहीं छोड़ रहे हैं मोहन, ये हमें नहीं छोड़ रहे। अब हम क्या करेंगे, कोई बचाओ हमें। दोनों लड़के चुड़ैल और भूत के चंगुल से निकलने की कोशिश करते, पर वो दोनों ऐसा नहीं होने देते। कुछ ही सेकंड्स में भूत और चुड़ैल उनका गला दबाकर उन्हें मार देते हैं और उन्हें ले जाकर अपनी भूतिया परिवार के साथ भोजन के रूप में उन दोनों को खा जाते हैं। तभी डकार लेकर सास कहती है, कैसा जीवन जीना पड़ रहा है कि इंसानों को ही हमें खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब से यही हमारा खाना है। जो भी नदी किनारे आएगा उसे हम खा जाएंगे। एक एक करके जो भी उस नदी किनारे आता था, या बच्चे नहाने खेलने कूदने आते थे, औरतें कपड़े धोने आती थी, वो भूतिया परिवार उन सभी को अपनी ओर नदी के अंदर लाकर उन्हें मारकर खा जाया करता था। इस तरह नदी में बसे भूतिया परिवार को 2 महीने बीत जाते हैं। गांव के लोग चिंता में आ जाते हैं क्योंकि अब उनके परिवार के सदस्य धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एक शाम मोहिनी डर कर अपने तांत्रिक पति के साथ वहां जाती है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहाँ क्यों लाए हो? आज उन लोगों को मैं पकड़ लूंगा जो भी ये सब कर रहा है। ये कहकर तांत्रिक पानी में एक पत्थर फेंकता है, जिससे मंजरी चुड़ैल क्रोध में आकर बाहर आती है। कौन है यहाँ? जो भी है बचेगा नहीं वो। अब आई ना तू हाथ में, छोड़ूंगा नहीं। ओम भीम क्रीम चामुंडाय बिच्चे नमः। ऐसा कहकर तांत्रिक मंजरी चुड़ैल को वश में कर लेता है और बांध लेता है। तभी उसका बेटा अपनी माँ को अपनी पानी के अंदर ले जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में तांत्रिक भी पानी के अंदर आ जाता है। भूत कहता है, मेरी माँ को छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। एक मंत्र फूकूंगा, पूरा परिवार मेरी चपेट में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्यों लोगों को मारे जा रहे हो? क्यों इस नदी में रह रहे हो तुम? मैं बताती हूँ, पर मेरी माँ जी को छोड़ दो। दरअसल हम बहुत गरीब थे। जब हमारा कहीं से भी कुछ गुजारा नहीं हुआ तो हमने इस नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हम यमलोक पहुँच गए।
पर यमलोक ने भी हमें वहाँ से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद हमने इस नदी को ही अपना घर बना लिया। और जब हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बच्चे भूख से तड़पने लग गए, तो हमने जलीय जीवों को खाना शुरू किया और इंसानी लोगों को भी मार खाया। इससे ज्यादा और हम कर भी क्या सकते थे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे परिवार के साथ जो भी हुआ, वो बहुत बुरा था। तुमने जिन लोगों की हत्या की है वो लोग वापस भी नहीं आ सकते। देखो, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। या तो तुम अपने परिवार के साथ बिना लोगों को मारे आ रहो, या फिर इस नदी से बाहर आकर रहो। तुम्हें जो भी जरूरतमंद चीजें चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। इस गांव वाले कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मेरी माँ को छोड़ो, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तब तक तुम्हारी चुड़ैल माँ मेरे कब्जे में है। जब निर्णय ले लो तो अपनी माँ को मेरी गिरफ्त से ले जाना। तभी वो तांत्रिक अपनी गुफा में उसकी चुड़ैल माँ को कैद कर लेता है। वो बहुत मजबूर होता है। तभी उसकी चुड़ैल पत्नी कहती है, सुनिए जी, हमें उस तांत्रिक की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ये सब क्या मिल रहा है। ठीक से बच्चे खाना भी नहीं खा पा रहे और इंसानों को मारना ठीक थोड़ी है। उन लोगों की बात मानकर हमें अपना नया घर बसाना चाहिए। वो लोग हमारी इसमें मदद करेंगी। अगर माँ जी को या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उनकी बात मान जाइए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। इससे हमारा परिवार एक नई जिंदगी शुरू करेगा और हमें इस नदी में भी किसी से छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। सारा सामान बांध लो, बच्चों के साथ बाहर चलो। निधि, विक्रम, बच्चों, सामान बांध लो, अपना बैग ले लो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम पहले की तरह अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, चलो। देवकी भूत अपनी पत्नी चुड़ैल और बच्चों समेत उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और कहती है, प्लीज मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, हमने आपका फैसला मान लिया है। हाँ, छोड़ दो मेरी माँ को। मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया है। अब हम किसी को नहीं मारेंगे और यहीं रहेंगे। नदी से बाहर तुम लोग हमारी मदद करोगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ और गांव वालों से तुम्हारी बात मैंने कर ली है। वो तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी तांत्रिक उसकी चुड़ैल माँ को छोड़ देता है और गांव के किनारे पर वो भूतिया परिवार गांव वालों की मदद के सहारे खुशी खुशी रहता है।